हम लोग बात करेंगे हेल्थ से रिलेटेड, और आज हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर बात करेंगे बिकॉज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक हर साल अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया जाता है, जो कि 24 से 30 अप्रैल तक जारी रहता है। और इस दफ़ा 24 से 30 अप्रैल तक ये जारी वसारी है, और इस दफ़ा जो इसकी मकसद है, जो 2026 का थीम है, वो है फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन वर्ड्स, हर नस्ल के लिए वैक्सीन मौसर है। और ये इस बात पर जोर देता है कि वैक्सीन जो है वो लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जानें बचती हैं और सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने में एक अहम किरदार अदा करती हैं। जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, चाहे हम कोविड की बात करें या अब एक नॉर्मल फ्लू की भी बात करें, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी पैरेलल चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं, और हर बदलते साल के साथ साथ ये इन्फेक्शियस डिजीज़ में इजाफा हो रहा है, जो डॉक्टर्स के लिए भी एक टास्क बन रहा है, और इसकी रेशो भी बढ़ती जा रही है। तो इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं असिस्टेंट मैनेजर हैं क्लिनिकल फार्मेसी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ फार्मासिस्ट हैं, और इस वक्त कंसल्टेंट फार्मास्यूटिकल के तौर पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ काम कर रही हैं। वी हैव विद अस मोहतरमा सुंदस मारिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सुंदस, खैरियत से आप ठीक है? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, सबसे पहले तो हम इसके ऊपर बात करेंगे और वैक्सीन के इंपॉर्टेंस के हवाले से प्लीज़। ओके, सो हर साल जैसे कि आपने अभी बताया है कि हम इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट करते हैं 24 से 30 अप्रैल, और हर साल इसका एक थीम होता है। तो इस साल का जो थीम है दैट इज़ वैक्सीन्स फॉर एवरी जनरेशन दे वर्क। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हर जनरेशन में वैक्सीन्स का एक अहम किरदार है, हर नस्ल के लिए वैक्सीन मुअस्सर है। एग्जैक्टली, दैट्स योर कैंपेन। ओके, ठीक है। तो हमारा जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ बच्चों में वैक्सीन्स बहुत ज़रूरी हैं, हिफाजती टीके बचपन में लगवाने ज़रूरी हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनमें भी वैक्सीन्स जब एक सर्टेन एज की ऊपर आप जाते हैं, 60 इयर्स की जैसे बात करें, और कुछ ऐसी पॉपुलेशंस हैं जो कि हाई रिस्क पे हैं, जैसे डायबिटिक्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, इसमें ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स हैं, तो इनमें फिर क़ुव्वत मुदाफ़त वक्त के साथ साथ कम हो जाती है, तो दे नीड वैक्सीन्स एज वेल। इसके अलावा प्रेगनेंसी में वैक्सीन्स का काफ़ी रोल है। तो पूरी तमाम जितनी भी जनरेशन्स हैं सब में वैक्सीन्स का रोल है। अच्छा, आप ये बताएं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या? इन्फेक्शियस डिजीज़ वो है कि जैसे जरासीमों की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, इसमें वायरसेस भी हैं, इसमें फंगाई भी आ जाते हैं, इसमें बैक्टीरिया भी है। तो ये तमाम, तो ये जो वायरल इन्फेक्शंस आजकल जो चल रहे होते हैं, मोस्ट कॉमनली हम सुनते हैं, ये सब इसी के अंडर ही आएंगे? बिल्कुल। तो इनकी बढ़ने की फिर रेशो जो ज़्यादा हो चुकी है, उसकी वजह क्या होगी? अच्छा, इसमें वक्त के साथ साथ अगर मैं सिर्फ बैक्टीरिया की बात करूं, तो बैक्टीरिया आपने शायद सुना होगा कि वक्त के साथ साथ रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, जिसको हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसके दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। सबसे पहला है ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड द अदर वन इज मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। So these two are the main drivers. How is the misuse? Misuse is when you are taking antibiotics जब वो recommended ही नहीं है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया। मुझे ये जानना है, इम्यूनाइजेशन की हम बात करते हैं, इम्यूनिटी इस वक्त, अब जैसे मुझे देखें, मैं वैसे तो बहुत हेल्दी लग रही हूँ, बट 2 दिन से मेरे गले में भी दर्द है, और मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मेरे चेस्ट पे कोई ना बहुत हैवी चीज़ है, जैसे कोई इन्फेक्शन है, राइट? ऑल्सो आई डू साउंड बेटर, बट मुझे उसकी वजह से 2 दिन से बुखार भी है। मैं जैसी बात कर रही हूँ तो मुझे गले में दर्द भी हो रहा है। अब वैसे मैं बहुत हेल्दी दिखती हूँ, मैं खाना भी घर का खाती हूँ, मैं बाहर की चीज़ें भी नहीं खाती। आई ट्राई टू हैव हाइजीनिक खाना और ये सब कुछ, बट स्टिल। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ कि जिसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन हुआ? और डू यू थिंक कि मुझे जो है तो 3 दिन से पहले ही एंटीबायोटिक्स पे जाना चाहिए? मतलब इफ़ दिस इज़ द केस, तो फिर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कितने दिन तक करना चाहिए? ओके, सो इसमें सेल्फ डायग्नोसिस तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आपने मुझे 2-3 सिम्टम्स बताए हैं, एक तो आपके थ्रोट से रिलेटेड है, दूसरा आपके मैदे से भी रिलेटेड है। तो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी जस्ट अ वायरस जो कि सबसाइड हो सकता है। सो इसमें वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी भी होती है कि कुछ दिन देखें, इफ़ यू आर गेटिंग बेटर देन इट्स फाइन, आपकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है। लेकिन कुछ अफराद ऐसे हैं जिनमें इम्यूनिटी बहुत वीक होती है आइदर, या फिर कोई ऐसा जानलेवा कोई वायरस हो सकता है जो कि फर्दर एक वर्स डिजीज़ में डेवलप हो सकता है। ठीक है। तो डेफिनेटली उस केस में फिर आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे अल्टीमेटली, एंड देन डॉक्टर्स डू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स एट द एंड। ठीक है, अब वो चाहे वायरस को कवर कर रही हैं, फंगल इन्फेक्शंस को कवर कर रही हैं, डिपेंड करता है। लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर आपने वैक्सीन लगवा ली होती टाइमली,
फ्लू वैक्सीन लगवा ली होती जब सीजन स्टार्ट होता है। Exactly, ये बताएं कि वैक्सीन्स की इम्पोर्टेंस क्या है और किस टाइम पे लगवानी चाहिए? टाइम तो वैक्सीन की एक इम्पॉर्टेंस सबसे बड़ी तो मैंने आपको बताई, एंटीबायोटिक्स के यूज़ से आप बच जाएंगी। ठीक है। एंटीबायोटिक्स जैसे कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का जो असर है उन पे कम होता जा रहा है। ठीक है। तो एक ज़माने में अगर हम गला ख़राब होता था तो एमॉक्सिल ऑगमेंटिन से काम चला लेते थे। अब एजिथ्रोमाइसिन को कुछ भी नहीं समझा जाता। एक मैंने ना पहले ये खाई है ना मैं अब खाती हूँ। मैं बिल्कुल दवाइयों का इस्तेमाल ही नहीं करती। विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि जब हम लोग अक्सर देख रहे होते हैं कि लोग जब हमारे पास आते हैं वो घर में ही दवाइयाँ लेके आ चुके होते हैं। ठीक है। तो फिर उससे भी नेक्स्ट लेवल की कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी पड़ती है उनको। तो ये चीज़ है कि मिसयूज जो मैं कह रही थी, हो सकता है कि वो वायरस है, उस पर तो एंटीबायोटिक असर भी नहीं करेगी। ठीक। तो उसके लिए फिर आपको वैक्सीन्स का टाइम आया साल में एक बार लगानी चाहिए, इसका स्पेसिफिक टाइम होता है कि कब लगानी चाहिए? अब जैसे सर्दियों का मोस्टली सर्दियों से पहले ही लगाई जाती है, बट गर्मियों का वैसे भी इतना वायरस का होता भी नहीं है कि अटैक करता है। सो डू यू थिंक कि उसके लिए भी पहले से? ये डिपेंड करता है। जैसे मैंने सिर्फ फ्लू की एग्जांपल दी है, सो दैट इज़ द ओनली सीजनल वैक्सीन। ठीक है। इसके अलावा जो बाकी वैक्सीन्स हैं, जिससे कि निमोनिया की वैक्सीन है, वो अब जैसे आप हेल्दी हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, वो या तो बचपन में लगेगी या 60 साल की उम्र के बाद लगेगी। इसके अलावा भी रिसेंटली लास्ट ईयर अगर आपको याद हो 2025 में HPV की एक कैंपेन रन हुई थी और उसके बारे में एक कहा गया था कि इसके बारे में कुछ अफवाहें भी फैलाई गई थी कि ये फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रही है। लेकिन वो एक सर्टेन पॉपुलेशन के लिए थी, वो सिर्फ 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए थी। तो वो हर इंसान लगवा भी नहीं सकता। हम जिस एज ब्रैकेट में हैं और हेल्दी लोगों की मैं बात कर रही हूँ, उनमें कोई बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स नहीं हैं इस वक्त। लेकिन यस, फ्लू वैक्सीन कैन बेनिफिट अ लॉट। तो फ्लू वैक्सीन सपोज मुझे कब लगानी चाहिए? आया सर्दियों के स्टार्ट में या फिर व्हेन आई एम? अच्छा, जब सीजन स्टार्ट। अच्छा मैम, पहले तो ना बड़ी कंफ्यूजन एक चीज़ में हो गई है। नो डाउट वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ थिंग, और उसके लिए वैक्सीन्स चाहे कोविड की हो या चाहे फ्लू की हो, सब इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन द थिंग इज, यहाँ पर लोगों के दिमाग में ऐसी कोई सोच बसी हुई है, जो आप थोड़ी देर पहले फर्टिलिटी के हवाले से भी जिक्र थे। कोविड के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ऐसी जो है वो सिचुएशन हमें समझ में आई थी कि इससे ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, कंट्रोल के लिए ये वो। लेकिन डाउन द लाइन 2026 में जब एप्स्टीन फाइल्स खुलती हैं और हम देखते हैं कि उसमें भी फाइजर का जो है वो फ़ायदा हुआ, ठीक है, और वो क्यों फ़ायदा हुआ, बिल गेट्स को किस तरीके से फ़ायदा हुआ, सो एक हिडन एजेंडा जो है वो दरमियान में आ ही जाता है। सो ये जो मिथ्स बनी हुई है ना, ठीक है, वैक्सीन्स को लेकर, इनको बर्स्ट करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड में इस किस्म की भी हकीकतें सामने आ रही होती हैं, सो आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होता होगा कन्विंस करना पेशेंट्स को। तो मैं चाहूँगा कि अवेयरनेस के लिए आप जो है वो ज़रा बात करें और बताएं कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट है, और इसके पीछे चाहे हिडन एजेंडाज हों भी सही, वो किसी के प्रॉफिट के लिए हिडन एजेंडाज हो सकते हैं, लेकिन इस वैक्सीन से आपकी लाइफ को ख़तरा नहीं है, बल्कि उल्टा आपकी लाइफ बचेगी। ऐसे ही है। इसमें मैं आपको HPV कैंपेन की ही एग्जांपल देती हूँ कि लास्ट ईयर 2025 में सितंबर में ये कैंपेन स्टार्ट हुआ और WHO ने हमें जो टारगेट दिया था वो 95% तक उन्होंने कहा था कि कवरेज होगी तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ट्विटर पे ही कुछ ट्वीट्स शेयर की गई और उनसे अफवाहें जो फैली आहिस्ता आहिस्ता कि ये इनफर्टिलिटी को टारगेट कर रही है बच्चियों में, तो जो कवरेज थी दैट वाज अराउंड 70%। उसी के कंपैरिजन में अगर आप बांग्लादेश को देखें, जो कि एक नेबरिंग मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे उन्होंने 18 महीने पहले ही लोगों को सेंसिटाइज करना शुरू कर दिया। सो दे स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन दीज एजुकेशनल कैंपेन्स, जिसमें उन्होंने लोगों को बताया कि HPV क्या है, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, और इस वैक्सीन के क्या फ़वायद हैं। एंड देन देयर वर 150 कंट्रीज़ जो कि ऑलरेडी ये तमाम कैंपेन ये कर चुकी थी। तो उसकी वजह से जो उनकी कवरेज थी दैट वाज अप टू 90%। तो ये डिफरेंस जो है ये क्यों आया आपके ख्याल में? ये मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ही था। एक बेहतरीन मुल्क के इम्यूनाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? ओके, सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, क्योंकि अब जैसे हमारा एक्सपैंडेड प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशन के ऊपर, तो उसके अंदर कुछ गैप्स हैं, नो डाउट। इस वक्त हम सिर्फ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, लेकिन उसमें एडल्ट वैक्सीनेशन की कोई बात नहीं हो रही। फिर मेजॉरिटी जो है वो बाहर से वैक्सीन्स आ रही हैं, हमारी लोकल प्रोडक्शन जो है वो उस तरह से नहीं है। वी आर
heavily relying on imported vaccines. और इस पे बहुत सी फंडिंग बाहर से हो Are रही we है। capable of making all the vaccines here? We are capable, लेकिन ये कि हमारी जो इंटरनल पार्टनरशिप हो रही है इस वक्त पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, वो उस सेट बैठ नहीं रही उस जगह पे। एंड अनदर थिंग इज़ कि लोगों को आगाही की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक बंदा विलिंग ही नहीं है वैक्सीन लगवाने के लिए, वो पहले से ही डरा हुआ है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आपकी ये सारी कैंपेन जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। आपकी फंडिंग, आपकी ये तमाम जो जिद्दोजहद है, इसका फ़ायदा नहीं है। सो आई थिंक इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम एजुकेटिंग द मैसेस। अवेयरनेस कैंपेन्स पहले और इसमें आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यू गाइस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बस्टिंग ऑल द मिथ्स। तो ये आप लोगों के कंधों। हाँ, लेकिन उसके लिए हमारा खुद इन मिथ्स पे बिलीव ना करना ज़रूरी है, राइट? सो ये तो ज़रूरी है, लेकिन मुझे ये बताएं, मुझे अब वैक्सीन कब लगा लेनी चाहिए वैसे? क्योंकि मुझे ना फ्लू बहुत ज़्यादा होता है, सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। डेफिनेटली आपको अक्टूबर तक वैक्सीन आ जाएगी इंशाल्लाह। ओके। तो आप, क्योंकि ये हर साल नई वैक्सीन बनती है, हर साल वायरस अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई करता है। दैट्स ट्रू। Mutation तो होती है इसलिए उसमें। फिर हर साल वैक्सीन जो है वो नई डेवलप की जाती है, आप अक्टूबर में लगवा सकती हैं। ठीक। Well, thank you so much, Sundas Maria Saiba, for coming, and we'll hope कि ये जो हमारा मिशन है ना पूरे पाकिस्तान को इम्यूनाइजेशन का, वो भी किसी हद तक जो है वो हम अचीव करें।